एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वह चर्चा का विषय है कि बिहार यूनिवर्सिटी अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा बीएड सत्र 2022-24 के लिए प्रथम वर्ष की जो परीक्षा होने वाली है, परीक्षा 2023 में आने वाली है और इससे संबंधित जो आपका कोर्स कोड 2 का जो मुख्य प्रश्न है, किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं जो कि आपकी परीक्षा में छूटनी नहीं चाहिए, इस प्रयास के तहत हमने यह एक क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, परंतु किस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं और आ सकते हैं, इसकी तैयारी आप पहले से करेंगे तो आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन सेट को तैयार करने के बाद आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा और अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा कोर्स कोड है वह है 02, अर्थात इसे हम कहते हैं टेम्पररी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, अर्थात जो हमारा C2 का यह पेपर है जिस पर कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम हुआ कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसके फुल मार्क्स 100 हैं और 100 में आप 20 नंबर के असाइनमेंट लिखते हैं तथा 80 नंबर की थ्योरी पेपर होती है। और आपका यह जो विषय है कंटेम्प्रेरी इंडिया ऑफ एजुकेशन, यह 5 यूनिट में बना हुआ है और पर यूनिट आपसे 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से एक प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं, अर्थात टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 80 नंबर में। और इस तरीके से हमने प्रयास किया है कि जहाँ 2 क्वेश्चन हैं वहाँ पर 3 आपको क्वेश्चन देने का प्रयास किया है कि जिससे कि आप अच्छे से तैयार कर सकें। हाँ, एक बात और है कि कुछ बच्चों ने हमारे पास कमेंट्स किया है कि सर क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, कैसे क्वेश्चन आते हैं सो मैंने दिखाने की कोशिश किया हुआ है। सो थोड़ा लंबा है कि एक यूनिट से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस प्रयास में थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, परंतु आंसर जब आप लिखेंगे तो सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही जैसा होगा। जैसे कि एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछे जाते हैं तो एक ही तरह के उत्तर आप लिखेंगे, वह किसी भी तरीके के प्रश्न को अटैम्प्ट करता है, टच करता है। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या जो बनाई है वह काफ़ी सीमित कर दी गई है। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं होगी, इसलिए कि बहुत समय का और आपकी तैयारी का ध्यान में रखते हुए हमने इस चीज़ को प्रयास किया है कि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना मिले। इससे भी बहुत सारे बच्चे मुश्किल में हो जाते हैं और फिर स्किप करके देखना शुरू कर देते हैं। तो सभी बातों को जानने के लिए आप धैर्य के साथ बने रहें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर के साथ साथ जो है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि और अन्य विषयों की भी जो आपके गेस्ट क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो आपको तुरंत आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ पहुंचेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यूनिट 1 से, वह यह है कि आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है। आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है। आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इसको स्पष्ट करना है। यह आपका प्रश्न संख्या 1 है यूनिट 1 का। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आपके अनुसार शिक्षा की समझ क्या है। आधुनिक युग में राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर आपको स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन लंबा नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न को कई तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन घुमा करके यदि पूछा जाता है तो उसका आंसर जब आप लिखते हैं तो वो किसी भी तरीके से अगर आंसर लिखा जाए तो उन सभी तरीके से क्वेश्चन को जो अटैम्प्ट करता है, उसी तरीके से इस पोर्शन से कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर डाले हुए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ध्यान नहीं देंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कैसा पूछ रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक तथा निरौपचारिक माध्यमों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। फिर से बोलता हूँ, शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक माध्यमों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। दूसरे अर्थों में यह क्वेश्चन फिर से घुमा करके पूछता है, वह यह कहता है कि शिक्षा से आप क्या समझते हैं। शिक्षा की प्रक्रियाओं और तरीकों का उल्लेख करें। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा की प्रक्रियाओं तथा तरीकों का उल्लेख करें। और अन्य दूसरे तरीके से भी इस प्रश्न को घुमा करके पूछता है, वह यह है कि शिक्षा के उद्देश्यों के
शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा करें तथा उद्देश्यों की परिभाषा भी दीजिए। इसे कभी कभी ऐसे भी घुमा करके पूछता है, उद्देश्य की परिभाषा दीजिए तथा शिक्षा के उद्देश्यों के विस्तार पूर्वक चर्चा करें। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यूनिट 1 से पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करें। इस बात पर आपको ये करना है कि शिक्षा किस तरीके से एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और इस कथन की आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। यह हमारा हो गया यूनिट नंबर 1 से 3 प्रश्न। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में। यहाँ पर देखिए, आपको कई बार परीक्षाओं में नोट लिखने के लिए पूछता है और कभी कभी जो है उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी देते हैं। तो नोट कितने तरीके से बनते हैं, इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया है कि समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, साथ ही साथ है लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के समाजीकरण में शिक्षण की भूमिका। तो ये जो ऊपर में आपके टॉपिक दिए गए हैं, यह संविधान में आपको यहाँ पर कौन सा इनको स्थान दिया गया है तथा संविधान में इसके प्रति क्या कहा गया है, इसे आप लिखेंगे। यहाँ जो दिया गया है प्रश्न, जैसे आप देख रहे हैं, जो यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। यह जो क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है, सो आपको लिखना है। विशेष करके फिर से रिपीट करता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका। इन सभी बिंदुओं को लेकर के हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और क्या क्या इसमें विशेषता बात कही गई है, इन सभी टॉपिकों पर, इस पर आप जो है कि ध्यान दे करके तैयारी कर लेंगे। इससे रिलेटेड आपको 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि नोट के रूप में लिखने होते हैं। यहाँ जो मैंने बताया है, स्वतंत्रता के बारे में आपके संविधान में क्या कहा गया है, संविधान के बारे में क्या है, स्वतंत्रता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और शिक्षा, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका, इन सभी चीज़ों को आपको बताया गया है कि कैसे हमें हमारे संविधान में इन सभी बिंदुओं को दर्शाया गया है। इस पर आप अपना अध्ययन कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 की प्रमुख सिफारिशों को लिखना है। माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख विशेषताएं जो 1952-53 में दी गई थी, उसके बारे में क्या कहना है, इसे भी आपको दर्शाना है। और तीसरा प्रश्न यह है कि शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के मध्य उभरते प्रवृत्तियों को प्रासंगिकता पर अपने विचार देने हैं। तीसरा प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ, शिक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव के मध्य उभरते प्रवृत्तियों को प्रासंगिकता पर अपने विचार देने हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है, इन सभी बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके यूनिट 2 से बनते हैं। अब यूनिट 3 से क्या प्रश्न बनता है, इसे भी देखने की आवश्यकता है कि यूनिट 3 में किस तरीके से आपके प्रश्न बन रहे हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है विशेष करके। यूनिट 3 फिर से जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन किसे कहते हैं। उसके बाद है शिक्षा और दर्शन का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डालें। यहाँ पर पहला है कि दर्शन किसे कहते हैं, शिक्षा और दर्शन का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रकाश डालेंगे। इसी में थोड़ा और दूसरे तरीके से क्वेश्चन घुमा करके पूछता है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद क्या है, यह आदर्शवाद से किस प्रकार भिन्न है तथा शिक्षा के लिए दार्शनिक आधार की आवश्यकता की विवेचना करें। तो इस तरीके से आपका एक दर्शन पर आधारित प्रश्न को कई तरीके से घुमा करके पूछता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा 2-3 तरीके से बताने का प्रयास किया है कि प्रश्न किस प्रकार से घुमा करके पूछे जाते हैं, जिससे आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ दूसरा प्रश्न जो यहाँ निकल करके आ रहा है वह यह है कि दर्शन वर्तमान शैक्षिक समस्या की पहचान
और निदान करने में दर्शन और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसे स्पष्ट करना है। वर्तमान शैक्षिक समस्या की पहचान और निदान करने में दर्शन और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन 2 है कि वर्तमान शैक्षिक समस्या की पहचान और निदान करने में दर्शन और शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, इसका हमें स्पष्ट करना है। इसी प्रकार थर्ड प्रश्न है यूनिट 3 का, वह है कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। प्रयोजनवादी शैक्षिक विचारों के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना करें। प्रश्न संख्या 3 कहता है, प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। प्रयोजनवादी शैक्षिक विचारों के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि और अनुशासन की भूमिका का संक्षिप्त विवेचना करें। ये प्रश्न संख्या 3 हमारा पूरा हुआ यूनिट नंबर 3 का। यूनिट नंबर 4 है, इसमें भी कोशिश किया गया है कि कम से कम प्रश्न आपको दिए जाएं। तो यूनिट नंबर 4 में देखिए कि क्या कहा जाता है। C2 जो पेपर है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड जो हमारा एजुकेशन है उस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि C2 का यूनिट नंबर 4 से आधारित है। नंबर 1 प्रश्न है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में श्री अरविंदो के विचारों का उल्लेख करें। प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में श्री अरविंदो के विचार का उल्लेख करें। या फिर दूसरे तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है कि पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का वर्णन करें। पाठ्यक्रम पर प्रसिद्ध आदर्शवादियों के विचारों का वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न इसमें जो बनता है मेरे अनुसार, जिसे आपको जानकारी होनी चाहिए, वह है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। वर्तमान सामाजिक तनाव को वे कहाँ तक दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। वर्तमान सामाजिक तनाव को वे कहाँ तक दूर कर सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर या गिजू भाई की शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता दर्शाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर और गिजू भाई में से कोई एक प्रश्न आपको पूछ सकता है। गिजू भाई जो नई शिक्षा नीति से रिलेटेड हैं, और श्री अरविंदो जी वह भी हमारे जो शिक्षण सिद्धांत दिए गए हैं उसमें से महत्वपूर्ण एक मनोवैज्ञानिक में से आते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर या गिजू भाई की शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता को दर्शाएं, इसके लिए आप इनको देख सकते हैं। अब C2 का यूनिट नंबर 5 जो कि आखिरी यूनिट है, इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। पहला प्रश्न यह कहता है कि शिक्षा के अधिकार बिल तथा इसके प्रावधानों की चर्चा करें। शिक्षा के अधिकार बिल तथा इसके प्रावधानों की चर्चा करें। शिक्षा के अधिकार अधिनियमों और उसके प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। शिक्षा के अधिकार अधिनियमों और उसके प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न कहता है कि समान स्कूल प्रणाली को परिभाषित करें। समान स्कूल प्रणाली को परिभाषित करें। प्रत्येक को समायोजित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। प्रत्येक को समायोजित करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। इसी पर आधारित तीसरा प्रश्न है, वह है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपव्यय व अवरोध सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारणों का उल्लेख करते हुए समाधान के उपाय बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं फिर से रिपीट करता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में अपव्यय व अवरोध सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारणों का उल्लेख करते हुए समाधान के उपाय बताएं। और कभी कभी नोट्स में भी आपके यह प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस पर कि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वह प्रश्न यह बनता है, इसमें से आपको 2 या 3 नोट्स लिखने के लिए आएंगे, जिसको कि मैंने महत्वपूर्ण समझा है वो आपके लिए लाया है। नोट नंबर 1 में है कि अवरोध
एवं अपव्यय पर लिखना है। दूसरा है कि स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है। तीसरा है गौ में कि स्कूली में समानता असमानता क्या है। घ है कि शिक्षा का आधार अधिनियम क्या है। पांचवा है कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण क्या है। और छठा है कि शिक्षा के संदर्भ में समानता क्या है। शिक्षा के संदर्भ में समानता, शिक्षा के संदर्भ में समानता। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हर यूनिट को हमने लगभग 3 से 4 प्रश्न दिए हैं और हर यूनिट से आपको 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब देना होता है। हमारा प्रयास यह है कि आने वाली जो परीक्षा है उसके जो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है, उससे आपको अवगत कराना। और यदि आप इन दिए गए सभी सलाहों को पूरा मानते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आप अच्छे अंकों के साथ अपनी परीक्षा को लिख सकते हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो लाइक तथा शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि क्वेश्चन आवर समाप्त होने के बाद आंसर शीट कैसे लिखा जाए, आंसर कैसे लिखे जाए जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी जब मैं इस पर आधारित वीडियो डालूंगा। इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए वीडियो के साथ अगले एक नए एपिसोड में हमारी आपकी मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप मन लगा करके पढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे तथा अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से बनाए रखें, जिससे कि आप अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। और फिर एक अगले वीडियो में आपके साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।